भारत में बदलती जनसांख्यिकी के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वे हर क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया गया तो वे कई क्षेत्र जो पूरी तरह से मुसलमानों के पास हैं हिंदू विहीन हो जाएंगे। ऐसी बातें अक्सर कही जाती हैं। इन बातों का उत्तर अगर कुछ हो सकता है तो वह है जनसांख्यिकी का तुलनात्मक अध्ययन। तो आइए समझते हैं जनसांख्यिकी और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। क्या है जनसांख्यिकी? जनसांख्यिकी का मतलब है मानव आबादी का वैज्ञानिक अध्ययन। यह एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास से जुड़े पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी में आयु, जाति, लिंग, रोजगार, शिक्षा, विवाह दर, आय, जन्म और मृत्यु दर जैसे कारकों पर आधारित डेटा का अध्ययन किया जाता है। हमारी इस रिपोर्ट में हम भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई जनसंख्या की जनसांख्यिकी को समझने का प्रयास करेंगे। 2023 में सरकार ने लोकसभा को बताया कि भारत में मुसलमानों की अनुमानित आबादी 19.75 करोड़ होने का अनुमान है। लोकसभा में तृणमूल सांसद माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ थी, जो देश की कुल आबादी का 14.2% थी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश की जनसंख्या 138.82 करोड़ रहने का अनुमान है। 14.2% के समान अनुपात पर लागू करते हुए मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या 19.75 करोड़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 और 22 के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मुसलमानों की साक्षरता दर 77.7% है। बाल श्रम भागीदारी दर 35.1% है। ईरानी ने कहा कि 31 मार्च 2014 के बाद पहली बार नया घर या फ्लैट खरीदने वाले या बनाने वाले मुस्लिम परिवारों का प्रतिशत 50% है। 2023 में मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी के बीच का अंतर क्या कहता है, आइए वह भी समझते हैं। 2023 में अगर मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है तो आज़ादी के बाद अब मुसलमानों की संख्या 7 गुनी हो गई है। मोटा आंकड़ा देखें तो लगभग 17 करोड़ तक आबादी बढ़ गई। वहीं हिंदुओं की आबादी आज़ादी के समय 30 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 139 करोड़ हो गई है, यानी 4.65 गुना तक बढ़ी। साधारण आंकड़ों को देखें तो 109 करोड़ हिंदुओं का इजाफा हुआ है। बता दें कि 1947 में विभाजन के बाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान देश बनाया गया था, जो धर्म के आधार पर ही बना था। इसके बाद कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए। हालांकि अधिकांश मुसलमान भारत में रह भी गए। भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश बना रहा। सन 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई तो भारत की कुल आबादी उस समय 36 करोड़ थी, जिसमें कि हिंदुओं की आबादी करीब 30 करोड़ थी और मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ थी। भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन के प्रमुख कारणों में पहला कारण है तीव्र आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास की गति विशेषकर 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से जनसांख्यिकी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत के छोटे, मंझौले और बड़े शहरों में तृतीयक व्यवसाय यानी वे व्यवसाय जो सेवा के रूप में किए जाते हैं, इसमें मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा है।
मैकेनिक, फिटर्स, प्लम्बर्स, मेशन या और अन्य कर्मचारी। इसके अलावा वे छोटे धंधे और कुटीर उद्योग जो घर से ही किए जाते हैं, उनमें मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। सब्जी वाले, फल वाले, ऑटो टैक्सी वाले, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे दूसरे उद्योगों ने भी मुसलमानों को रोजगार प्रदान किए। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, बल्कि वे कम मुनाफे में अच्छी सर्विस देने लगे। क्योंकि उनके परिवार बड़े होते हैं और उनमें शिक्षा अधिक नहीं होती, इसलिए उनके सामने जीविकोपार्जन का संकट हमेशा बना रहता है। इसलिए वे एक ही तरह का काम आपस में बांटकर करते हैं और एक ही जगह निवास करने लगते हैं। शहरों में आ जाने के कारण, थोड़ी सी शिक्षा और सुविधाएं मिलने के कारण मुसलमानों के बीच आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ने लगी। पहले वे स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी अस्पतालों में जाने से डरते थे, पर जब उन्हें पता चला कि वहां पैसे नहीं लगते, तो वे बहुतायत में जाने लगे। इससे उनकी शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी आई। एक तरफ बहुविवाह का होना, अधिक बच्चों का होना, और दूसरी तरफ खाने, पढ़ाने और पालने के लिए सरकारी योजनाओं की मदद होना इस बात की गारंटी हो गया कि जनसंख्या बढ़ा लेनी चाहिए। सरकारी नीतियों के कारण आवास की स्थिति में सुधार होना और जनसंख्या की वृद्धि का यह सबसे बड़ा कारण भी बन गया। बेहतर आवास की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच ने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा दिया, जो बदले में परिवार नियोजन निर्णयों को प्रभावित करता रहा। जब परिवारों के पास रहने की बेहतर परिस्थितियां होंगी, तो वे बड़े आकार के परिवार का विकल्प चुनने लगे। श्रम का असमान वितरण जनसांख्यिकी का एक और परिणाम है। जहां हिंदू, सिख, ईसाई और जैन धर्म के लोग सरकारी संसाधनों का सही उपयोग करके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में लगे हुए थे, वहीं मुसलमान इन सभी सुविधाओं का उपयोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने में करते रहे। उन्हें ऐसा करने के लिए उनके धार्मिक गुरु भी उकसाते रहे, क्योंकि वह एक छोटी सी जगह में अधिक घनत्व के साथ रहते हैं। इसलिए उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता। एक हिंदू या अन्य धर्म का बच्चा पहले शिक्षा ग्रहण करता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर विवाह के बारे में सोचता है। ऐसे में उसकी विवाह योग्य उम्र 25 वर्ष हो जाती है। वहीं एक मुस्लिम परिवार का बच्चा 12 वर्ष की उम्र में काम सीखना आरंभ कर देता है, 16 या 18 वर्ष की उम्र में पैसे कमाने लगता है और उसका विवाह कर दिया जाता है। क्योंकि विवाह जल्दी होता है, इसलिए बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं। वे अपने परिवारों में ही आपस में विवाह कर लेते हैं। उनके धर्म में विवाह की उम्र कम बताई गई है। साथ ही विवाह के नियमों में शरिया के नियम लागू होने के कारण धर्म की व्याख्या भी बदलती रहती है। इस पूरे ताने बाने में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई। भारतीय समाज में अन्य धर्म की अपेक्षा मुस्लिम महिलाओं की स्थिति धार्मिक और सामाजिक स्तर पर उतनी बेहतर नहीं है। उनके स्वास्थ्य और खान पान पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अगर भारतीय समाज को अपनी जनसांख्यिकी को संभालना है और जनसंख्या विस्फोट से बचना है, तो उन्हें मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ाना होगा। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। मुसलमान परिवारों में प्रजनन दर भी एक चिंता का विषय है। वे बड़े परिवारों को प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं। परिवार के सदस्य उनके लिए संसाधन हैं जो परिवार की आय बढ़ाते हैं। उनकी धार्मिक मान्यताओं में वे परिवार नियोजन को धर्म के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ भी समझाया जाना अत्यंत कठिन है। भारतीय समाज में अगर मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना है, तो शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है।